जय हिंद मित्रों। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं चक्रव्यूह चैनल की ओर से। आप सबने चक्रव्यूह चैनल को देखने के लिए हम सबको आभारी किया है और आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब भी करते रहें और लोगों को शेयर भी करते रहें। आज मैं कुछ इतिहास के पन्ने पलटने वाला हूं और बात करूंगा गोंडवाना साम्राज्य की। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जिसे भुला दिया गया है या भुला देने के लिए साजिश की गई है। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत समृद्ध इतिहास भारत का है। उसी में एक इतिहास है गोंडवाना साम्राज्य की। वह साम्राज्य जिसने अलाउद्दीन खिलजी को भी धूल चटा दिया था। बात होगी गढ़ीकटंगा के राजा मदन सिंह की कि किस प्रकार से उन्होंने गोंडवाना साम्राज्य को स्थापित किया और उत्कर्ष तक ले गए। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश में स्थित त्रिपुरी के जो महान कलचुरी शासक थे, कलचुरी वंश का 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अवसान हो गया और सीमावर्ती शक्तियां इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए लालायित हो उठी। अंततः इस संक्रांति काल में एक वीर योद्धा का जन्म होता है। वो है जादव राय, यदुराय जिसे कहा गया है, उनका उदय होता है और जिन्हें तमाम इतिहासकारों ने यदुवंशी छत्री भी माना है। तिलवारा घाट के निवासी एक ब्राह्मण सन्यासी सुरभि पाठक का नाम आता है। ये उनका भगीरथ प्रयास था कि उन्होंने इस त्रिपुरी क्षेत्र में एक गढ़कटंगा क्षेत्र और उसमें गोंड वंश की नींव डाली। आगे चल के इसी को गढ़ मंडला कहा गया है और गढ़ मंडला के नाम से मध्यकालीन भारत में यह साम्राज्य काफी विख्यात रहा है। ये जो उपाख्यान है ठीक उसी प्रकार से है जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था और नंद वंश का पतन करके एक राष्ट्रवादी साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक वैसे ही एक तपोनिष्ठ सामान्य स्थापना में सहायक बनता है। ऐसे तपोनिष्ठों की बात इतिहास ने भुला दिया है, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। और बाद में धीरे धीरे इस साम्राज्य का नाम गोंडवाना साम्राज्य के नाम से विख्यात होता है। अधिकांश गोंड राजाओं ने अपने मंत्री परिषद में प्रमुख मंत्री के रूप में ब्राह्मणों को नियुक्त किया है। वही परंपरा जो मराठों की हुआ करती थी, पेशवा के रूप में उनको नियुक्ति की जाती थी। भारत में कभी किसी कालखंड में वैमनस्य नहीं रहा जिसे प्राकांतर में अंग्रेजों ने, वामपंथियों ने और तमाम परजीवी इतिहासकारों ने साहित्यिक प्रदूषण फैला करके समाज में ये व्यवस्थाएं थोपने की कोशिश की। रामनगर प्रशस्ति में जो मिलता है उसके अनुसार गोंड राजाओं की 53 वंशावलियां मिलती, 53 राजाओं का नाम मिलता है। इस प्रशस्ति के लेखक भी राजकवि पंडित जयगोविंद जी हैं, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उनके अनुसार 34वीं पीढ़ी में मदन सिंह, जिनको मदन शाह भी कहा गया है, उनका नाम का उल्लेख मिलता है और यहीं से स्व की भावना से अभिप्रेरित होकर इन्होंने गोंडवाना साम्राज्य की नींव डाली और गोंडवाना साम्राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय इनको जाता है। गढ़कटंगा राज्य का उदय कैसे होता है ये समझने की बात है। जैसा कि हमने बताया कि मदन सिंह ने, जिनका 34वीं पीढ़ी में उद्भव हुआ था, और सुरभि पाठक जी, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, उनके माध्यम से गढ़कटंगा राज्य की नींव पड़ती है और गढ़कटंगा की पहाड़ियों के अनगढ़ चट्टानों पर एक सुदृढ़ किले का निर्माण कराया जाता है।
जिसे मदन महल किला का नाम दिया गया है। आज भी वो आपको देखने को मिल जाएगा जीर्ण शीर्ण अवस्था में। यह किला विश्व का सबसे छोटा किंतु सुरक्षित किला है और सभी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण अभेद्य किला भी माना जाता है। राजा मदन सिंह ने गोंडवाना साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार देना शुरू किया तो उनकी सीमाएं बढ़ती ही चली गई और मालवा के महाराजा महालक्ष्य देव, जिन्हें महलक देव भी कहा जाता है, उनके साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। एक समय ऐसा आया जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला किया और राजा महलक देव ने राजा मदन सिंह से मदद मांगी। हम इस स्टोरी में यह बताएंगे किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी को मुंह की खानी पड़ी थी और उसने क्या क्या किया था, यह भी बात बताएंगे। सन 1290 में ये अलाउद्दीन खिलजी उस समय कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो अपने चाचा जलालुद्दीन को मार करके बाद में दिल्ली का सुल्तान बन बैठा था। उस समय जलालुद्दीन ने इसको कड़ा मानिकपुर का सुल्तान बनाया था। कड़ा मानिकपुर प्रतापगढ़ और बांदा के बीच में है, वैसे ये प्रतापगढ़ का हिस्सा लगता है, कुछ बांदा भी लगता है। गंगा घाट के किनारे बना हुआ है और कड़ा धाम बहुत मशहूर है, जानते होंगे आप। वहां का ये सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला करने की योजना बनाई और यह पता राजा महलक देव को मालूम पड़ गया और उन्होंने राजा मदन सिंह से सहायता मांगी, जो गोंड राजा थे। राजा मदन सिंह ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और सहायता देने का वचन दे दिया। राजा होते थे, अगर वचन दे दिया तो दे दिया, फिर कुछ भी हो जाए उनको युद्ध में जाना है। और महलक्ष्य देव, जिन्हें महलक देव मैंने कहा, महलक देव भी कहा जाता है, वो ये चाहते थे मदन सिंह से कि अलाउद्दीन खिलजी को रास्ते में रोक लिया जाए, रास्ते में ही उनको उलझाने की योजना बनाया जाए और इतना समय हमें मिल जाए कि हम युद्ध की तैयारी कर सकें। और वही किया मदन सिंह ने। अपने एक मंत्री जो थे हरनंद कोका को संदेश भेज दिया उनके माध्यम से कि चिंता मत करिए, हम आ रहे हैं। और स्वयं अपनी गौरवी सेना लेकर के धसान नदी के किनारे जाकर के डेरा डाल दिया, उसी किनारे पर जहां से अलाउद्दीन खिलजी के आने की संभावना थी। और वर्षा काल का समय था, नदी बढ़ी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना उसी नदी, उसी घाट से, उसी रास्ते से नदी पार करने की कोशिश कर रही थी जहां पर मदन सिंह की गौरवी सेना तैनात थी। अलाउद्दीन की सेना उसे नहीं देख पा रही थी। और जैसे ही अलाउद्दीन की सेना नदी पार करने लगी, कुछ ही सेना नदी पार कर पाई थी, कुछ रास्ते में फंसे थे, कुछ पीछे फंसे हुए थे। और उसी समय गौरवी सेना ने छापामार युद्ध शैली में हमला कर दिया और जहरीले बाणों से, तीरों से, अग्नि बाणों से उन्होंने हमला बोल दिया अलाउद्दीन की सेना पर। इस अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना में खलबली मच गई, घबराहट पैदा हो गई और भगदड़ मच गई, क्योंकि जो पार कर चुके थे उनको उस पार मारा गया, जो बीच में थे वो बाढ़ के शिकार हुए और जो पीछे रह गए थे वो भाग खड़े हुए, पीछे की तरफ भागने लगे। उनके शस्त्रागार में आग लगा दिया गौरवी सेना ने अलाउद्दीन के, उनकी नाव को डुबो दिया और कुछ ही घंटे में ये जो युद्ध चला उसमें अलाउद्दीन पूरी तरह से पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो निराश होकर के, अपमानित होकर के पुनः अपना कड़ा मानिकपुर
वापस लौट गया। इस प्रकार से गोडवी सेना की विजय हुई और मालवा नरेश महालक्ष्य देव ने राजा मदन सिंह का आभार प्रकट किया कि आपके कारण हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। राजा मदन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी पर ये जो विजय हुई है ये बड़ी रोचक है। कैसे हारा था अलाउद्दीन खिलजी ने? एक बार फिर हमला किया था, फिर अलाउद्दीन को हराया था उसने। उसकी भी चर्चा यहां करना बहुत आवश्यक होता है। ये दूसरी लड़ाई थी। अलाउद्दीन खिलजी राजा मदन सिंह से पहली बार जब हार गया था तो बदला लेने के लिए वो तिलमिला रहा था। क्रोधित होकर के उसने अचानक गोंडवाना साम्राज्य पर हमला बोल दिया। राजा लड़ाई करने के लिए आए, राजा मदन सिंह, लेकिन पहले झटके में, पहली लड़ाई में वो अलाउद्दीन से पराजित होते दिखाई दिए और थक हार करके वो वहां पर एक भानत लैया जगह है, भानत लैया जगह में बड़ी खेरमाई की शिला है, एक पवित्र शिला है जिसे बड़ी खेरमाई कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में है। बड़ी खेरमाई के शिला के पास जाकर के बैठ गए और उस शिला के पास जैसे ही बैठते हैं उनको कुछ आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उनको लगता है कि माता कुछ कह रही है और फिर वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उनमें अद्भुत साहस का संचार हुआ, अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और जैसे किसी ने प्रेरित कर दिया हो, मोटिवेट कर दिया हो कि युद्ध के लिए जाइए, आप यहां क्यों बैठे हैं। और उन्होंने मदन सिंह, जिनको मदन शाह कहा गया बाद में, उन्होंने तुर्क सेना पर हमला बोल दिया। नए जोश के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने हमला कर दिया और अलाउद्दीन हार गया उस लड़ाई में। अलाउद्दीन परास्त हो गया, उसको खदेड़ दिया गया और हमला इतना जबरदस्त किया गया था अलाउद्दीन की सेना पर कि जब वो बाद में दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का सुल्तान बना, उसके बाद भी उसने कभी गोंडवाना पर हमला करने का साहस नहीं जुटा पाया। ये गोंडवाना राज्य के राजा की कहानी है और यही नहीं, गोंडवाना राज्य के एक और राजा की कहानी मैं इसमें जोड़ के सुनाता हूं, जिन्होंने गयासुद्दीन को शिकस्त दी थी। एक गयासुद्दीन खिलजी भी हुआ करता था, उसको भी गोंडवाना के राजा ने शिकस्त दी थी। वो राजा थे राजा अमान दास। एक कौन थे राजा अमान दास? जिन्होंने गयासुद्दीन खिलजी को हराया था और शाह की उपाधि धारण की थी। मदन सिंह के उपरांत क्रमशः कई राजा इस वंश में हुए। राजा उग्रसेन, राजा ताराचंद जिन्हें रामकृष्ण भी कहा गया, राजा उदय सिंह, मान सिंह, भवानी सिंह, शिव सिंह, हरिनारायण, सबल सिंह, राज सिंह, दादी राय, ऐसे बहुत सारे राजाओं का उल्लेख मिलता है। गोरखदास जिन्होंने जबलपुर में गोरखपुर बसाया, वहां भी गोरखनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। अर्जुन दास, जिन्हें अर्जुन सिंह कहा गया था। और उनके उपरांत 48वीं पीढ़ी में अमान दास का जन्म हुआ। अमान दास ये बाल्यकाल से ही बड़े ओजस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी थे। युवावस्था आते आते जब ये जवान हुए तो इन्होंने बृहद गोंडवाना राज्य की नींव डालने का काम किया। गोंडवाना की सीमा का विस्तार करना शुरू किया, जिसको मदन सिंह ने स्थापित किया था। और आगे चलकर अमानदास ने मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने शाह की उपाधि धारण की और उनका नाम अमानदास से संग्राम शाह हो गया। कुछ लोग संग्राम सिंह भी इतिहास में दर्ज पाते हैं। इसी गोंडवाना साम्राज्य में आगे चलकर रानी दुर्गावती का पदार्पण होता है, जिन्हें लोग आज भी
वीरांगना रानी के रूप में जानते हैं। वीरांगना रानी के रूप में पूरे देश में महारानी दुर्गावती को याद किया जाता है। वो रानी जिसने अपने तेज से, पराक्रम से, वीरता से, शूरता से मुगलों तक की छठी का दूत याद दिला दिया था। बाज बहादुर हो, मुगल हो, शेर शाह सूरी को मौत के घाट इसी गोडवाने में उतारा गया था और उसके पीछे भी बड़ी भूमिका महारानी दुर्गावती की थी। इसका जिक्र हम दूसरे एपिसोड पार्ट 2 में करेंगे। आज बस इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दीपावली की पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।